वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 को कवर कर रहे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एसिड टेस्ट आल्सो नोन एज क्विक रेशो शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्रूवल्स बताए हुए। तो क्विक रेशो का जो हमारे पास फार्मूला है उसमें इन्वेंट्री को हमने एक्सक्लूड करना होता है, बाकी सारे आइटम हमारी कैलकुलेशन में शामिल हो रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री एक्सक्लूड होगी, बाकी जो आइटम हैं वो रिसीवेबल भी शामिल रहेंगे क्विक एसेट्स के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट और एक्रूवल करंट लाइबिलिटीज़ के डेफिनेशन में आएंगे। तो सही ऑप्शन होगा डी, 2, 3 एंड 4 इंफॉर्मेशन ओनली। क्वेश्चन 2 है कि सालिक हैज़ नेट करंट लाइबिलिटीज़ इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट से ज़्यादा है। ही हैज़ डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स अकाउंट्स पेएबल यूजिंग सरप्लस कैश। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन ऑन द करंट रेशो। तो इस पर एक जो गाइडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गाइडेंस हर तरह के क्वेश्चन में यूज़ होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ये पूछते हैं कि एक सर्टेन ट्रांजेक्शन की वजह से रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट सामने रख लें कि इंक्रीज और डिक्रीज इन न्यूमरेटर, यानी जो आपका फ्रैक्शन बार होता है उसके ऊपर की जो अमाउंट होती है, विल हैव सेम चेंज इम्पैक्ट ऑन रेशो। यानी अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर रेशो भी इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन बार से नीचे हम फिगर लिख रहे होते हैं, विल हैव अपोजिट चेंज इम्पैक्ट ऑन रेशो। यानी अगर उस वो इंक्रीज हो रहा होगा तो रेशो डिक्रीज हो रही होगी, अपोजिट इम्पैक्ट होगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज बाय सेम अमाउंट हो, दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो जो लोअर अमाउंट होगी उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसके वाला इम्पैक्ट कंसीडर करेंगे आप फिर 1 और 2 में से। तो इसको एक जगह पर हम डिटेल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, बाकी जगहों पर फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे होंगे। ये आप जिस करंट रेशो की जिस तरीके से बात हो रही है उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और करंट लाइबिलिटीज डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर अगर आप सिनेरियो देखें तो आप अगर पे ऑफ करते हैं अकाउंट्स पेएबल को कैश से, तो आपका कैश कम हो जाएगा और आपका जो यानी करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे, और पेएबल पे करने से आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी। तो जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जी नेट करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से हमने करंट एसेट्स कम लिए और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा ली। तो रेशो 0.80 आ रही थी। लेट्स से कि जी 20 का पेएबल पे कर दिया, 20 से कैश चला गया, 20 से पेएबल भी कम हो गए, तो आपका रेशो 0.75 हो गया। अच्छा, अब इसको इन रूल्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। तो जिस तरह से ये पॉइंट है कि इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल इम्पैक्ट द लोअर अमाउंट मोर प्रोपोर्शनेटली। तो जो आपकी ऊपर अमाउंट थी करंट एसेट्स, उस पर फोकस करेंगे। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेशो है वो भी डिक्रीज होगी। आपने करंट एसेट्स को यहाँ पर फोकस करना हो, यानी इंक्रीज डिक्रीज इन न्यूमरेटर विल आल्सो हैव सेम चेंज इम्पैक्ट ऑन रेशो। यानी जो अगर उसमें इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो रही होगी रेशो, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का इन्होंने इफेक्ट पूछा हुआ है, तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वैसे डिक्रीज हो रही है तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसके अंदर 3 3 4 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो उनको अलग अलग कैलकुलेट करना जो है वो फिजिबल नहीं होता। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप ये रूल्स यूज़ कर लें। 3 रूल्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर रूल्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से। तो इसको अप्लाई करें तो इस हिसाब से हमारी रेशो डिक्रीज बनती है। क्वेश्चन 3 है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हुदा लिमिटेड आर शोन बिलो। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेज, रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्री दी हुई है। तो पूछ ये रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग और कैश साइकिल, टू द नियरेस्ट डे। तो उसके लिए तो हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड निकाल लेते हैं, दैट इज़ 161 डेज। उसके बाद जो है रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड, क्योंकि सारी सेल ऑन क्रेडिट है, 46 डेज आता है। और इसमें से हमें लेस करना होगा पेएबल का पेमेंट पीरियड, जो कि परचेजेज और पेएबल की फिगर की बेस पर कैलकुलेट होगा, 55 डेज। तो नेट हम कैलकुलेट करते हैं तो कैश साइकिल 152 डेज का आता है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। तो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट 3 रेशोज टू गेट द कैश साइकिल।
क्वेश्चन 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसिड टेस्ट और क्विक रेशो। फार्मूला जो है हमारे पास है क्विक रेशो एसिड टेस्ट का, उसमें करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल देते हैं और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करते हैं फिर अमाउंट को, तो हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो आ जाती है। तो इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तो एक्सक्लूड कर देनी है, चाहे रॉ मटेरियल की हो चाहे फिनिश गुड्स की हो। लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं होते, सिर्फ अकाउंट्स पेबल हैं जो करंट लाइबिलिटीज़ में होते हैं, तो वो शामिल हो रहे हैं। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 5 है कि गिवन बिलो आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आरएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। तो रिसीवेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी गिवन है और अकाउंट रिसीवेबल दिए हुए हैं, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल है। सेल्स फॉर द ईयर जो है वो 630,000 है, जिसमें से 90,000 कैश सेल है। तो एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स पूछा हुआ है, तो हमें एक तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स निकाल देंगे तो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी 540,000। एवरेज रिसीवेबल हम निकाल सकते हैं, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि सेल्स से इनका ताल्लुक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके, तो 90,000 के एवरेज रिसीवेबल्स आ जाते हैं। टर्नओवर सिंपली क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल वुड बी 6 टाइम्स। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि डॉन लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक पेबल, सेल्स ऑन क्रेडिट एंड परचेज ऑन क्रेडिट भी है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है कि नेट करंट एसेट्स हैव इंक्रीज्ड बिटवीन द 2 ईयर्स। अच्छा, नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है बेसिकली कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 2014 में कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रही है 28.8 मिलियन या थाउजेंड, और ईयर 2015 में 30.6। तो इसमें जो ये बात है कि ये इट हैज़ इंक्रीज्ड बिटवीन द 2 ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है सेकंड, द क्विक एसिड टेस्ट रेशो हैज़ इम्प्रूव बिटवीन द 2 ईयर्स। तो क्विक रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्विक रेशो में हम इन्वेंट्री नहीं लेंगे, रिसीवेबल और बैंक लेंगे और उसको फिर पेबल से डिवाइड कर देंगे। तो ईयर 2014 में 1.55, ईयर 2015 में 1.44, तो इम्प्रूव नहीं हुई, डिक्लाइन हो रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखते हैं, कलेक्शन पीरियड पे है कि कस्टमर आर पेइंग मोर क्विकली इन 2015 देन इन 2014। तो कलेक्शन पीरियड 2014 का कैलकुलेट करते हैं, रिसीवेबल्स इंटू 365 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। 2014 में 37 डेज, सेम फार्मूला 15 की फिगर्स पर अप्लाई करते हैं तो 33 डेज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वाकई जल्दी पे कर रहे हैं, पहले 37 डेज लग रहे थे, अब 33 डेज लग रहे हैं उनसे पैसे लेने में। डी ऑप्शन है कि डॉन लिमिटेड इज पेइंग इट सप्लायर मोर क्विकली इन 2015 देन इन 2014। तो ये पेमेंट पीरियड से पता चलेगा कि अगर पेमेंट पीरियड कम हो रहा है तो ये बात ठीक होगी। तो 2014 के लिए हम पेबल की फिगर इंटू 365 डिवाइड बाई परचेजेस 50 डेज, और सेम 2015 के डाटा पर अप्लाई करते हैं तो 55 डेज। तो ये टाइम तो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि आमिर सेल्स फिश एंड आबिद सेल्स बुक्स बोथ ऑपरेट ऑन अ 50% मार्कअप ऑन कॉस्ट। तो मार्कअप उनका जो है वो कॉस्ट पर सेम है कि जो कॉस्ट उन्हें मिलती है उसके ऊपर वो 50% ऐड करके सेल कर देते हैं। हाउएवर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज आर एज फॉलोज 25%, 33%। जो सेल्स की परसेंटेज पे ले रहे हैं तो आमिर की जो है वो कम है और आबिद की ज़्यादा है। हाइस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेसिकली ऑफ द बुक सेलर मे बी बिकॉज देर इज़ मोर वेस्टेज विद फिश स्टॉक देन विद बुक स्टॉक। ये ऑब्वियसली एक लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि बुक स्टॉक में कम वेस्टेज होती है तो वो ज़्यादा उनको बच जाता है। अल्टीमेटली जो उनका 50% मार्कअप है वो एज इट इज़ बच जाता होगा, जबकि फ़िश कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाती है। तो वो अगर 50% मार्कअप भी ऐड कर रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है उन्हें इनपुट के अंदर वो उसमें कवर नहीं हो रहा, तो उनका रेशो लो बन रहा है। तो ऑप्शन ए सीम्स रीजनेबल। बट बाकी भी देख लेते हैं कि आमिर हैज़ अ सब्सटेंशियल बैंक लोन वेयर एज द आबिद बिजनेस इज इंटायरली फाइनेंस बाय फैमिली। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करती, तो ये सिर्फ नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं, इनको नहीं लेंगे हम। आमिर हैज़ एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस, तो रेंट एक्सपेंस भी जो है वो
आपका नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा मोस्टली, जो आप इसको अगर नहीं उसमें रिकग्नाइज कर रहे कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर है टर्नओवर इज डिक्लाइनिंग वेयर एज दैट ऑफ आबिद इज इंक्रीजिंग। टर्नओवर के इंक्रीज होने से ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट तो बढ़ जाती है, लेकिन इससे ग्रॉस प्रॉफिट के मार्जिन पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। मायरा लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 2:1, द रेशियो विल डिक्रीज इफ मायरा लिमिटेड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम एक अपना जो रूल्स हैं वो अपने सामने रखते हैं। पहला है कि विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। देखें, लॉन्ग टर्म लोन लेने से आपकी करंट लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, आपके करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो रेशो इनफैक्ट बढ़ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन लेने से क्या इम्पैक्ट आएगा कि आपका करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और शॉर्ट टर्म लोन की वजह से करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। लेकिन जब दोनों चीज़ों पर सेम अमाउंट का इम्पैक्ट हो तो जो लोअर वाली होती है वो इम्पैक्ट होता है, यानी करंट लाइबिलिटीज़ प्रोपोर्शन वाइज ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जो करंट लाइबिलिटीज़ का बढ़ना है वो आपकी रेशो को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ डिनोमिनेटर है, अपोजिट चेंज इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। तो पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को आप पे करते हैं तो आपका जाहिर बात है कैश भी कम हो जाएगा, करंट एसेट्स कम हो गए और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई, क्योंकि पेबल्स कम हो गए। दोनों कम होने से लोअर वाला इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा प्रोपोर्शन से कम होंगी, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी करंट रेशो बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का इफेक्ट अपोजिट वर्क करेगा। उसके बाद राइट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो वही बात है कि जी रिसीवेबल डायरेक्टली कम हो जाएंगे, प्रोविजंस जो हैं वो थोड़ी सी लेस हो जाएंगी। तो अगर ये एडजस्टमेंट करते हैं कि जी प्रोविजन डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो इससे ओवरऑल जो आपके रिसीवेबल शो हो रहे हैं करंट एसेट्स में वो चेंज नहीं होंगे, तो इससे रेशो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है कि हारिस लिमिटेड हैज़ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कम है। What effect will the payment of a declared payable dividend using cash balance, dividend payable की जो amount है आपकी using cash balances have upon the current ratio and working capital? तो ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करें तो आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप डिविडेंड पेएबल पे कर देंगे तो पेएबल भी उतने से ही कम होगा, करंट लाइबिलिटीज़ भी उतनी अमाउंट से कम होंगी और कैश यानी करंट एसेट्स भी उतनी अमाउंट से कम होंगे। तो जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट वाली बात ठीक है। तो एक तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये ठीक हो सकता है, और एक यहाँ भी नो इफेक्ट है। सो ऑप्शन बी और सी में से कोई ठीक होगा। अब करंट रेशो का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आपका करंट एसेट्स भी कम होंगे, करंट लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी, और जब दोनों अमाउंट्स दोनों जो पार्ट्स हैं वो सेम अमाउंट से कम हो, तो जो लोअर अमाउंट है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो करंट लाइबिलिटीज़ वाला इम्पैक्ट होगा, तो लोअर वाले का इम्पैक्ट हो। तो करंट लाइबिलिटीज़ जो कम हो रही हैं उनसे आपकी करंट रेशो इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अपोजिट चेंज होता है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट, सी जो है वो गलत हो जाएगा। ए और डी हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 10 है कि आफ्टर डिक्लेयरिंग अ फाइनल डिविडेंड काशान लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 2 एंड अ क्विक एसेट रेशो ऑफ 0.8। तो एक करंट एसेट्स यानी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं, लेकिन क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटी से कम हैं, 0.8 की रेशो आ रही है। इफ़ द कंपनी नाउ यूजेज इट्स पॉजिटिव कैश बैलेंस टू पे दैट फाइनल डिविडेंड, व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन द टू रेशो। तो सेम है कि हम अपने रूल्स ले लेते हैं आगे। देखें, आपके जो कैश जाएगा तो आपके करंट एसेट या कोई एसेट्स भी कम हो रहे होंगे, और आपके पास से जो लाइबिलिटी है डिविडेंड पेबल की वो भी कम हो रही है, तो दोनों पे इम्पैक्ट है। जो लोअर अमाउंट वाला इम्पैक्ट होगा, क्योंकि करंट रेशो के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ लोअर हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा कम होंगी, उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा कि करंट रेशो आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी।
सो ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ठीक होगा। अब क्विक रेशो का पर्सपेक्टिव देखें तो क्विक रेशो में 0.8 की क्विक रेशो है जो ये बता रही है कि एसेट्स कम है और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो लोअर जो होगा वो एसेट्स होंगे। एसेट्स में कमी होगी तो क्विक रेशो के अंदर भी कमी होगी, तो डिक्रीज आएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, जो दोनों रेशोज पे सही इम्पैक्ट बता। क्वेश्चन 11 है कि द ड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ सुपरस्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इंक्लूड द फॉलोइंग। रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके बाद ये बताया हुआ है कि इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द रेवेन्यू वाज ओवरस्टेटेड बाय 45 मिलियन एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड बाय 15 मिलियन। आफ्टर करेक्शन ऑफ दीज एरर द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 270 मिलियन थी। अब रिवाइज फिगर्स लेते हैं तो सेल्स में 45 मिलियन से ओवरस्टेट हुआ है तो कम कर देते हैं, 315 की रह जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्योंकि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी 15 से 255, तो ग्रॉस प्रॉफिट रिवाइज आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 315, 19%। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 12 है कि द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट फॉर द ईयर दिया हुआ है, दूसरी तरफ डिबेंचर, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो सारे आइटम हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ये इक्विटी प्लस डेट ही है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और प्रॉफिट हमने लेना होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 23.7% अमाउंट बनती है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13 है कि वारिस लिमिटेड बाइज एंड सेल्स द सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2018। तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स एंड परचेज भी दी हुई हैं, 300,000 एंड 180,000 रिस्पेक्टिवली। 20% ऑफ द सेल्स वर फॉर कैश। सो विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहली बात तो उन्होंने पूछी है कि एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड जो है वो 37 डेज़ है और दूसरे में लिखा हुआ है 46 डेज़ है। तो पहले तो एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 एंड 36 डिवाइड बाई 2, 30 के बनते हैं। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 30 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल से। 300 की टोटल सेल्स दी हुई हैं, 80% लेना है क्योंकि 20% तो कैश सेल्स हैं, तो हमारे पास 46 डेज आंसर आ रहा है। ऑप्शन 20 में से ठीक है। फिर सी और डी ग्रॉस प्रॉफिट पर बात करेंगे, 35% है या 45%। तो उसके लिए हम जो है परचेजेस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं परचेजेस के साथ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी 165 की। और जीपी निकालना है तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें, डिवाइड कर दें सेल्स के साथ। तो 300 माइनस 165 हमारे पास 135 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, 300 की सेल्स डिवाइड करेंगे तो 45% हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो बी एंड डी। क्वेश्चन 14 है कि अ कंपनीज गियरिंग रेशियो वुड राइज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम स्किप करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है वो ये है कि एग्जिस्टिंग डेट जो है वो इक्विटी से ज़्यादा है या इक्विटी से कम है। ये जब तक हमें बात पूरी नहीं पता होगी तो किसी भी ट्रांजैक्शन का हम इम्पैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो एग्जिस्टिंग हमें रेशो गिवन होती अमाउंट वाइज, या कम से कम इतना बताया हुआ होता कि अभी एंटिटी जो है वो गेयरिंग हाई है या गेयरिंग लो है, इतना आइडिया दिया होता तो हम फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट इस पर प्रॉपरली डिटरमिन कर सकते थे। क्वेश्चन 15 देखते हैं। A business has the following trading account for the year ended 31st May 2018। सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक डाटा दिया हुआ है। इट्स रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर इज। तो इन टाइम्स आंसर दिए हुए हैं, तो एक तो हमें एवरेज इन्वेंट्री ले लेनी चाहिए, दैट इज 50,000। उसके बाद टर्नओवर लेना है तो सिंपली वी नीड कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट वुड बी 4.81 टाइम्स। तो क्लोजेस्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन ए बनता है।
तो एग्जैक्ट आंसर कोई भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये क्लोजेस्ट है तो इसको हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 16 देखते हैं। Tara Limited produces a single product with a margin on sales of 25%, total sales, receivable collection period और average receivable दिए में। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज कांस्टेंट, यानी एक जैसी ही रह रही थी। तो द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स वाज, अच्छा इसमें एक तो सिंपली क्रेडिट सेल्स की वैल्यू नहीं चाहिए, उसकी भी कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। तो रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड फार्मूला, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, 64 डेज है, 32,000 की एवरेज, 365 डेज। क्रेडिट सेल्स वो वेरिएबल है जो हमें नहीं पता, तो इस फार्मूले के अंदर बाकी सारी फिगर्स इनपुट करके क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट हो जाएंगी 182,500 की। इसमें से अगर आप 25% निकाल दें तो रिमेनिंग जो 75% है वो आपकी कॉस्ट होगी, 136,875। क्वेश्चन 17 है कि द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइबा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स भी गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की भी गिवन है। सो व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड? लॉन्ग टर्म फंड्स का वही मतलब होता है जो बेसिकली कैपिटल इम्प्लाइड है, यानी आप इक्विटी भी लेंगे और डेट भी लेंगे लॉन्ग टर्म। तो इसमें हम 7,200 जो है वो अमाउंट हमारी आ गई टोटल, और हमें प्रॉफिट जो लेना है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है, तो दैट वुड बी 19.88%। क्वेश्चन 18 है कि ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर अ बिजनेस वाज 108,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 144,000, इन्वेंट्री टर्नओवर 10 टाइम्स है, ग्रॉस मार्जिन 30% है, सेल्स की वैल्यू बताएं। अच्छा अब पहले तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 108 और 144 से एवरेज 126 की आ गई। 10 टाइम्स का हमें इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, इसको फार्मूला में यूज़ करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 1,260,000, और क्योंकि ये बताया हुआ है कि 30% मार्जिन है तो कॉस्ट जो है वो 70% है, तो 70 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.8 मिलियन ये हमारा आंसर होगा सेल्स का। क्वेश्चन 19 है कि अदील लिमिटेड हैज़ ट्रेड पेबल्स ऑफ ₹12,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 3,000, दोनों करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इट्स करंट रेशो इज़ 2.5:1 एंड क्विक रेशो इज़ 1.5:1, यानी दोनों रेशो भी जो हैं वो 1 से ऊपर हैं, लेकिन पूछा हुआ ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेंट्री। तो पहले तो हम सिंपली इसमें करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दिए हैं। 12 + 3 15,000। अब करंट एसेट जो हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ का 2.5 टाइम्स हैं, 37,500, और क्विक एसेट्स जो हैं यानी इन्वेंट्री के अलावा बाकी एसेट्स वो 22,500। तो इन दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इन्वेंट्री 15,000, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है कि एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तुराब लिमिटेड एट 31 मार्च 2019 आर प्रेजेंटेड बिलो। लोन्स गिवन हैं, 5% लोन नोट्स हैं, ऑर्डनरी शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो इसमें से हर आइटम जो है कुछ डेट और इक्विटी के दिए हुए हैं। गेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है हमने। सो लोन ड्यू इन मोर देन 1 ईयर, ये हमारा डेट कंसीडर होंगे। 5% लोन नोट्स जो हैं ये भी डेट हैं। ऑर्डनरी शेयर्स इक्विटी ट्रीट होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी डेट समझा जाता है। लीगली ये बेसिकली हमारे कह लें कि शेयर्स होते हैं, लेकिन सब्सटेंस में क्योंकि इनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन पे मीट करते हैं तो IFRS 9 के मुताबिक इन्हें भी डेट क्लासीफाई किया जाता है। रिटेन प्रॉफिट इक्विटी का हिस्सा होंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमारा इक्विटी का हिस्सा होगा। तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम डेट का टोटल करते हैं 72 आता है और इक्विटी का 224। अब दो तरीके होते हैं हमारे, एक वे होता है परसेंटेज निकालने का, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो उससे 32.1% आ रहा है। दूसरा होता है डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, तो वो 24.3% आ रहा है, क्योंकि दूसरा ज़्यादा कॉमनली मेथड यूज़ होता है, तो ये परसेंटेज हम रिफ्लेक्ट कर देंगे 24.3%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।